नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 48वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास रहने वाला है, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो शिक्षण विधियाँ के बारे में जानेंगे, जिसमें आप लोगों का मैराथन क्लास थर्ड होने वाला है। ठीक है, मतलब शिक्षण विधियाँ का मतलब ये होता है कि शिक्षण में ना, मतलब एक शिक्षक किस किस प्रकार से पढ़ाता है, क्या क्या तरीका होता है जिससे बच्चे सरल से सरल तरीके से सीख पाते हैं। तो इन तमाम जो शिक्षण विधियां हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों का ना ये जो शिक्षण विधियां उसमें कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, उन तमाम प्रश्नों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और सबसे पहले ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेना है, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके। तो इसीलिए आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए ना सीधा सीधा हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भेद, ऑप्शन बी अभिभावक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, या ऑप्शन डी विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी अभिभावक की पृष्ठभूमि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो ध्यान में रखने की जिसको आवश्यकता नहीं है वो अभिभावक की पृष्ठभूमि, मतलब एक जो विद्यार्थी होगा ना उसका जो बैकग्राउंड है, उसके फैमिली किस कंडीशन में किस प्रकार से रहता है वो बालक, तो इसको जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिभावक की पृष्ठभूमि जो आवश्यक हो जाएगा वो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है एडमिशन को लेकर के, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई को लेकर के हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विश्लेषण विधि, ऑप्शन बी स्वतः शोध विधि, ऑप्शन सी संश्लेषण विधि, या ऑप्शन डी आगमन विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक दो का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत प्रयोग होता है वो आगमन विधि में प्रयोग होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और आगमन विधि क्या होता है ये अगर आप लोगों को सरल तरीके से बताऊं, तो एक जो शिक्षक होता है अगर वो कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है किसी टॉपिक को, तो किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले उस टॉपिक का वो उदाहरण देगा बच्चों को। और उदाहरण देने के बाद उस टॉपिक का जो भी नियम कायदा कानून रूल रेगुलेशन रहेगा, उन तमाम चीज़ों को जब बताएगा ना तो वो क्या कहलाएगा, आगमन विधि कहलाएगा। और सरल तरीके से आप लोगों को बताओ ना, तो आगमन विधि वो विधि होता है जिसमें सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या करेगा वो, उसका उदाहरण देगा उस टॉपिक का, और उदाहरण देने के बाद जो भी रूल कायदा कानून नियम जो भी रहेगा ना उसको बताएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आगमन विधि कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से निगमन विधि होता है। निगमन विधि जो होता है वो आगमन विधि का ठीक उल्टा होता है। निगमन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले रूल कायदा कानून नियम जितना भी होता है ना उन सारा चीज़ों को पहले बताया जाता है, और बाद में फिर उदाहरण दिया जाता है, तो वो निगमन विधि कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण विधि क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊं, तो विश्लेषण विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी बड़ी समस्या या जटिल समस्या को छोटे छोटे सरल हिस्सों में तोड़ा जाता है, ताकि ना हर हिस्से को अलग अलग अध्ययन करके पूरी समस्या को आसानी से समझा जा सके और हल किया जा सके। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, विश्लेषण विधि कहेंगे। और ये जो विश्लेषण विधि होता है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। ठीक है, जिसमें हर समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके तार्किक रूप से जोड़ करके निष्कर्ष निकाला जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो इसे विश्लेषण विधि कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होता है अगर आप लोगों को ये बताऊं, तो संश्लेषण विधि में किसी समस्या को क्या किया जाता है, अलग अलग ज्ञात तथ्यों को ना और सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है, और ना छोटे छोटे जो जानकारी होता है इन्फॉर्मेशन होता है उसे जोड़ करके एक नया और पूर्ण निष्कर्ष निकाला जाता है, समाधान निकाला जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, संश्लेषण विधि कहेंगे।
और सरल तरीके से आप लोगों को बताऊँ ना, तो मान के चलो मैं आप लोगों को एक कोई भी टॉपिक दे दिया और उसमें आप लोगों को संश्लेषण विधि का प्रयोग करना है। तो उस टॉपिक में क्या करना है, उस टॉपिक का जितने भी ना अलग-अलग जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो जानकारियाँ होगा ना उस टॉपिक से रिलेटेड, उन तमाम टॉपिक को जो जानकारी है उसे एक साथ इकट्ठा करोगे और इकट्ठा करके जब आप लोग क्या करोगे, उसका निष्कर्ष कर निकालोगे और साथ में जोड़ते हुए चलोगे अलग-अलग जानकारियों को एक साथ। तो वो क्या कहलाएगा, संश्लेषण विधि कहलाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना। और संश्लेषण जो विधि होता है ना, वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। क्या? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है संश्लेषण विधि जो है वो। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः शोध विधि क्या होता है ये बताओ ना। तो स्वतः शोध विधि का मतलब ये होता है स्वयं करके देखना, मतलब स्वयं ना निष्कर्ष निकालना, शोध करना खुद, तो वो स्वतः शोध विधि कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगमन विधि जो होता है वो विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत की ओर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को अब ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान हैं? ऑप्शन ए निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी अंतर्दर्शन विधि या ऑप्शन डी बहिर्दर्शन विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्न में से किस विधि के सोपान है? तो ये जो उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये तमाम जो विधियां हैं ना, ये आगमन विधि के अंतर्गत आता है। ये आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को बताया था ना कि आगमन विधि क्या होता है। आगमन विधि में एक जो शिक्षक है कोई भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का सबसे पहले उदाहरण देगा और उदाहरण देने के बाद जो भी नियम, कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन रहेगा उन तमाम चीज़ों को जब बताएगा ना तो वो आगमन विधि कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि, इसका उल्टा होता है। निगमन विधि में क्या होगा, किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उस टॉपिक का जो भी नियम, कायदा, कानून, रूल, रेगुलेशन, ग्रामर, जितना भी सारा चीज़ रहेगा उसे पहले बताएगा और उसके बाद जब उदाहरण देगा ना तो वो निगमन विधि कहलाता है। दोनों को आप लोगों को याद रखना है कि आगमन विधि क्या होता है और निगमन विधि क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्दर्शन विधि क्या होता है ये बताओ ना। तो अंतर्दर्शन विधि का मतलब ये होता है एक जो व्यक्ति होता है ना वो अपने अंदर झांकता है, मतलब अपने अंदर के व्यवहार को, किस प्रकार के वो व्यवहार रखता है इसको जब मापेगा, अपने खुद का निरीक्षण करेगा तो वो अंतर्दर्शन विधि कहलाएगा एक शब्द में। और ये जो अंतर्दर्शन विधि है वो एक मनोवैज्ञानिक प्राचीन विधि है, ठीक है। मतलब मनोविज्ञान का एक प्राचीन विधि है, ये आप लोगों को याद रखना है अंतर्दर्शन विधि जो है वो। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि जो होगा वो मनोविज्ञान और शिक्षा में ना इस्तेमाल होने वाला एक विधि है जिसमें व्यक्ति जो होगा वो दूसरे के व्यवहारों को, क्या तो दूसरे के बाहरी व्यवहारों और क्रियाओं और उसके हाव भाव का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेगा, मतलब ऑब्जर्वेशन करेगा और उसके बाद ना आंतरिक मानसिक स्थिति उस व्यक्ति के समझने का कोशिश करेगा, ठीक है। उसका व्यक्तित्व कैसा है उसको ना समझने की कोशिश करेगा, तो वो बहिर्दर्शन विधि कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आगमन विधि करेक्ट हो जाएगा। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण तमाम चीज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सारे ऑप्शन को बताने का मतलब यह है कि कोई भी ऑप्शन आप लोगों से पूछे, मतलब कोई भी प्रश्न पूछे ना तो इजी तरीके से आप लोगों से बनना चाहिए, तो इसीलिए सारे ऑप्शन को बताते हुए चलता हूँ विस्तार पूर्वक आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। निरीक्षण विधि में किया जाता है ऑप्शन ए अपना अध्ययन, ऑप्शन बी अपने व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी दूसरे के व्यवहार का अध्ययन या ऑप्शन डी व्यवहार विश्लेषण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निरीक्षण विधि में किया जाता है, तो निरीक्षण विधि में जो किया जाता है ना वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दूसरे के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जब हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, दूसरों को देख कर ही ना करते हैं, जी हाँ, कि वो किस प्रकार का व्यवहार रखता है, किस प्रकार से वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो निरीक्षण विधि के जो अंतर्गत आ जाएगा वो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करना करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़ते हुए चलते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी कल्पना या ऑप्शन डी चिंतन।
तो क्या इसका आंसर हो सकता है? क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अनुकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति मतलब जो दूसरा व्यक्ति है ना उसके बाह्य व्यवहार उसको देख कर कि जब आप लोग अनुकरण करोगे नकल करोगे ना तो वो क्या कहलाएगा? अनुकरण ही कहलाएगा। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि वो अच्छा कर रहा है सामने वाला, तू भी कुछ ऐसा कर। तो इस प्रकार से हम जब उस दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को देख करके अपने में अडॉप्ट करते हैं, खुद उसको क्या करना है करने लगते हैं ना, तो वो क्या कहलाएगा? अनुकरण कहलाएगा। ठीक है, और अनुकरण का जो मतलब होता है वो कॉपी करना, नकल करना होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुकरण जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जा सकता है। ऑप्शन ए गौण अनुकरण, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन सी सामान्यीकरण या ऑप्शन डी प्राथमिक अनुकरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अधिगम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो अनुकरण होगा वो सामाजिक अधिगम कहलाएगा। मतलब ना मान के चलो हम टीवी में कई प्रकार के फैशन शो को देखते हैं ना कि वो ये पहन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है तो मैं भी करूँगा। तो इस प्रकार की जो हम लोग देखते हैं और अनुकरण करने की मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो वो सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी गतिविधि उपागम, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है बोला है। प्राथमिक स्तर मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षा होता है उसमें पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है बोला है। तो व्याख्यान विधि जो है ना वो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याख्यान विधि का मतलब ये होता है कि एक जो शिक्षक है वो कक्षा में आता है और जो मन चाहा वो अपने अनुसार पढ़ा देता है और पढ़ा करके चुपचाप चला जाता है, केवल पढ़ाता है। किसी प्रकार के एग्जाम्पल वगैरह उतना ज़्यादा देता नहीं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। जो जो उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाना आता है ना तो वैसे वो पढ़ाया और पढ़ा करके चला गया। तो इस प्रकार की जो पढ़ाई होता है ना वो व्याख्यान विधि होता है। और व्याख्यान विधि जो है ना वो उपयुक्त नहीं है प्राथमिक स्तर पर, मतलब पहली से 5वीं वाले कक्षा में उपयुक्त नहीं है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है ना वो किलपैक्ट्रम है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। और प्रोजेक्ट विधि का मतलब ये होता है कि प्रोजेक्टर आप लोगों को पता होगा ना। प्रोजेक्टर मतलब दृश्य और श्रव्य के माध्यम से जो पढ़ाया जाता है ना दिखा करके और बोल करके। तो इस प्रकार की जो विधि होता है ना तो उसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं। और प्रोजेक्ट विधि का जो जनक है ना वो किलपैक्ट्रम है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है क्योंकि पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर है समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि को बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है कि कोई भी समस्या रहेगा उसका किस प्रकार से समाधान किया जाता है उसे क्या बोलेंगे जी। समस्या का समाधान करने की जो विधि रहेगा उसको समस्या समाधान विधि कहेंगे। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खालिस्तान का एक सशक्त साधन है। ऑप्शन ए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, ऑप्शन बी अनेकता में एकता के संकल्प का प्रचार प्रसार करने, ऑप्शन सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने या ऑप्शन डी शिक्षकों के भार को हल्का करने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि खालिस्तान का एक सशक्त माध्यम है। तो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित जो समूह परियोजना है ना मतलब एक जो स्कूल है, एक जो क्लास है उसमें समूह प्रकार से सामूहिक जो परियोजना दिया जाता है ना जी, प्रोजेक्ट वगैरह। तो उसका क्या कारण होता है? उसका कारण जो होता है ना वो सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए इस प्रकार की समूह परियोजना दिया जाता
आता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। कौन सी विधि सुकरात की शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए भूमिका निर्वाह विधि, ऑप्शन बी अन्वेषण विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी प्रश्नोत्तर विधि। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रश्नोत्तर विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कौन सी विधि सुकरात की शिक्षण विधि है? तो सुकरात ने जो शिक्षण विधि दिया था वो प्रश्नोत्तर विधि दिया था। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुकरात की विधि कौन सी है, या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, या प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया था? तो वो सुकरात ने दिया था, ये आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि के बारे में जस्ट आप लोगों को बताया ना कि एक जो शिक्षक होता है वो क्लास में आता है और जो मन चाहा जो उसकी इच्छा होता है वो पढ़ाता है और पढ़ा करके चुपचाप चला जाता है। कोई भी को उतना प्रश्नोत्तर बोलने के लिए नहीं दिया जाता या किसी को भी ना विस्तार पूर्वक नहीं बताते, केवल मौखिक रूप से पढ़ाया जाता है और पढ़ा करके चला जाता है ना। तो इस प्रकार की जो विधि होता है उसे व्याख्यान विधि कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अन्वेषण विधि के बारे में पता होगा ना आप लोगों को। खोजबीन के माध्यम से मतलब ना खुद करके अन्वेषण करना, खोजबीन करके जब उस विधि का प्रयोग किया जाता है किसी समस्या का, जब खोजबीन के माध्यम से जब समस्या का समाधान निकाला जाता है तो उसे क्या बोलेंगे? अन्वेषण विधि कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। प्रोजेक्ट विधि का संबंध है ऑप्शन ए डीवी से, ऑप्शन बी किलपैट्रम से, ऑप्शन सी विलियम से या ऑप्शन डी सैंडर्स पियर्स से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रोजेक्ट विधि का संबंध है। आप लोगों को जस्ट अभी बताया ना कि प्रोजेक्ट विधि क्या होता है और प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो प्रोजेक्ट विधि के जो जनक है ना वो किलपैट्रिक है, जिसे किलपैट्रम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है। और प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट विधि में ना बालकों को विभिन्न तरह तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, जिसमें बालकों की जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दिया जाता है प्रोजेक्ट जो होता है वो। ठीक है, जिसे वो क्या करता है? मॉडल बना सकता है, या प्रोजेक्ट विधि में डायरेक्ट जो होता है ना जी प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को दिखा करके भी पढ़ाया जाता है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट विधि में क्या किया जाता है? बच्चों को ना अलग अलग अन्वेषण करने के लिए या खोजबीन करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे कि मॉडल बनाना, अभिनय करना, कहानी पढ़ना या सुनाना। तो इस प्रकार की भी प्रोजेक्ट बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, दोनों तरीके से होता है। तो इस प्रकार से 10 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। नीचे दो स्तंभ दिए हैं, स्तंभ ए में शिक्षण पद्धति की सूची दी गई है और स्तंभ बी में पद्धति को फोकस की सूची दी गई है। स्तंभ ए और स्तंभ 2 को सुमेलित कीजिए। मतलब ना ये जो स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया है ना उसमें आप लोगों को मिलाना है, सुमेलित करना है। ठीक है, ए को देखो व्याख्यान पद्धति, बी प्रदर्शन विधि, सी परियोजना विधि और डी सहयोगात्मक विधि। उसी प्रकार से स्तंभ बी में पहला किसी कार्य में प्रतिभागिता परकता पर जोर देना, दूसरा अनुभव आधारित अधिगम, तीसरा बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, चौथा विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। तो आप लोगों को ना इसका ऑप्शन को भी दिखा देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा सा जूम को और आउट कर देता हूँ तो आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है, केवल आप लोगों को इतना देखना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ध्यान से ना खुद से आंसर लेने की कोशिश करो, मैं फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? चलिए स्तंभ एक को स्तंभ 2 से मिलाते हैं। ठीक है, सबसे पहला ए को देखो व्याख्यान पद्धति। तो व्याख्यान पद्धति जो आएगा ना वो बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना, ये इसमें आ जाएगा। व्याख्यान का मतलब क्या होता है? जितने भी प्रकार से ना एक जो शिक्षक होता है, जितना भी ज्ञान उसमें रहता है उस टॉपिक का ना, तो ना सीधा मौखिक रूप से बच्चों में उड़ेल देना, डायरेक्ट मतलब जितना ज्ञान है उसको उल्टी कर देना, डायरेक्ट ये बोल सकते हो एक शब्द में। गया गया और जा
क्या करके सीधा सीधा ना जितना भी अपना ज्ञान है उसको बच्चों को एक साथ दे देता है। ठीक है, चाहे वो समझ पाए चाहे समझ ना पाए, चाहे उसके स्तर का हो या ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, व्याख्यान पद्धति कहलाएगा। उसी प्रकार से दूसरा को देखो, बी को, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि जो होगा ना वो किस में आएगा, तो ये दूसरा में आ जाएगा, अनुभव आधारित अभिगम हो जाएगा। क्या, तो प्रदर्शन मतलब क्या करता है, बच्चों को ना दिखा करके पढ़ाना। मतलब ना कई टीचर जो होते हैं वो डांस करके नाच करके प्रदर्शन कर करके पढ़ाते हैं ना, तो वो अनुभव आधारित अधिगम होता है। ठीक है, उसके अलावा सी परियोजना विधि। परियोजना जो विधि आएगा वो विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। मतलब परियोजना बना करके क्या करेंगे, विद्यार्थी कार्यकलाप करेंगे, निष्पादित करेंगे, मतलब पूर्ण करेंगे और खुद सीखेंगे। तो ये चौथा में आ जाएगा। उसके अलावा डी, सहयोगात्मक विधि। तो सहयोगात्मक विधि जो आएगा वो किस में आएगा, किसी कार्य में प्रतिभागिता परकता पर जोर देना, ये सहयोगात्मक विधि में आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन बी सहभागी विधि, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि या ऑप्शन डी सामूहिक परिचर्चा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। तो प्रजातांत्रिक जो शिक्षण विधि नहीं है वो व्याख्यान विधि हो जाएगा। और व्याख्यान विधि में क्या होता है, एक जो शिक्षक हो जितना भी नॉलेज है वो बच्चों को जा करके डायरेक्ट दे देते हैं, चाहे वो बच्चा समझे या ना समझे, उसके स्तर का हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान को दे देते हैं। तो इस प्रकार की जो मौखिक ज्ञान होता है उसे व्याख्यान विधि कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को बताओ ना कि प्रजातांत्रिक विधि कौन कौन सी है, तो प्रजातांत्रिक विधि में जो आएगा वो प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा, ऐतिहासिक खोज विधि हो जाएगा, सामूहिक परिचर्चा विधि हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि हो जाएगा, अन्वेषण विधि हो जाएगा। तो ये तमाम जो विधियां है ना वो प्रजातांत्रिक विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सारी विधि को आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़िए। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में प्रजातांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी योजना, ऑप्शन सी अन्वेषण या ऑप्शन डी मस्तिष्क उद्वेलन। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही ना हो जाएगा जी, सेम टू सेम प्रश्न है ये। तो इसमें क्या बोला है, निम्न में से कौन सी शिक्षण में प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि नहीं है, तो प्रजातांत्रिक व्याख्यान विधि ही ना हो जाएगा, अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़िए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। ऑप्शन ए श्याम पट का उपयोग करना, ऑप्शन बी चर्चा करना, ऑप्शन सी कहानी कहना या ऑप्शन डी प्रश्न पूछना। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी कहानी कहना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। तो शिक्षक को कक्षा में रुचि बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, कहानी कहना। आप लोगों को पता होगा एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानी सुनना सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि बचपन में वे अपने दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा से भी क्या करते हैं, कहानी सुनते रहते हैं, तो उसको कहानी जो सुनना है ना वो पसंद आता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो शिक्षक होता है वो सबसे पहले कहा जाता है कि आप जो भी टॉपिक को पढ़ते हो ना तो उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ कहानियाँ सुना दो, ताकि जो बच्चे हैं वो एकाग्र रहे, तो इसीलिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ध्यान से पढ़िए। ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है। ऑप्शन ए आगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी निगमनात्मक विधि, ऑप्शन सी वैज्ञानिक विधि या ऑप्शन डी सादृश्यात्मक विधि। तो क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी वैज्ञानिक विधि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? तो वो वैज्ञानिक विधि में बल दिया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग प्रश्नों को पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? तो आप लोगों को ना कूट में दिया है, पढ़ना है। पहला को देखिए, प्रयोगशाला कार्य, बी प्रदर्शन, सी अनुशिक्षण, डी समूह चर्चा, ई परियोजना प्रोजेक्ट कार्य। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल सी और डी, ऑप्शन बी केवल ए और बी, ऑप्शन सी केवल बी और सी, या ऑप्शन डी केवल डी और ई। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर 1 केवल सी और डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है? तो संवाद परक जो माना जाता है वो अनुशिक्षण को माना जाता है और समूह चर्चा को माना जाता है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को अब ध्यान से पढ़िए। नीचे अभिक्रमिक अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए मैथमेटिक्स अनुदेशन, ऑप्शन बी मैथेटिक्स प्रोग्राम, ऑप्शन सी रेखीय अभिक्रमिक, या ऑप्शन डी साखीय अभिक्रमिक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मैथमेटिक्स अनुदेशन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे अभिक्रमिक अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अभिक्रमिक अनुदेशन जो होता है ना वो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? रेखीय अभिक्रमिक, दूसरा मैथेटिक्स प्रोग्राम, तीसरा साखीय अभिक्रमिक। तो ये 3 प्रकार के अभिक्रमिक अनुदेशन होता है, ठीक है। और इसमें बोला है अभिक्रमिक अनुदेशन के विभिन्न प्रकार दिए हैं, असंगत का चुनाव कीजिए। असंगत जो होगा ना वो मैथमेटिक्स अनुदेशन जो है ना वो असंगत हो जाएगा, मतलब इसमें ना 3 प्रकार में नहीं होगा अभिक्रमिक अनुदेशन के। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। रेखीय अभिक्रमिक किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासात्मक सिद्धांत, या ऑप्शन डी पुनर्भरण सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर है सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रेखीय अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय अभिक्रम सिद्धांत जो आधारित है वो सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। ये आप लोगों को चाहो तो नोट करके रख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। रेखीय अभिक्रमिक अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए क्राउंडर, ऑप्शन बी लीधम, ऑप्शन सी क्लॉज, या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी स्किनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रेखीय अभिक्रमिक अधिगम के प्रतिपादक कौन थे? तो रेखीय अभिक्रमिक के जो प्रतिपादक है ना वो स्किनर है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है ऐसे जो प्रश्न होता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब पढ़िए। साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का अवधारणा दिया था। ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी पावलोव ने, ऑप्शन सी क्राउंडर ने, या ऑप्शन डी ब्लूम ने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी क्राउंडर ने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन का अवधारणा दिया था। तो साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन की जो अवधारणा दिया था वो किसने दिया था? तो वो क्राउंडर ने दिया है। ये भी आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। आप लोगों को बताया था ना कि स्किनर ने क्या दिया था, तो वो रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन दिया था, और ये साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन है तो वो क्राउंडर ने दिया है। दोनों अलग अलग है, आप लोगों को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को इसी प्रकार से जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। एक दो प्रश्न आप लोगों के लिए और बच गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़िए। नॉर्मन ए क्राउंडर खाली स्थान के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए व्यवहार तकनीकी, ऑप्शन बी रेखीय अभिक्रमिक, ऑप्शन सी सूक्ष्म शिक्षण या ऑप्शन डी साखीय अभिक्रमिक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी साखी अभिक्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नॉर्मल एक राउंडर खाली स्थान के लिए जाना जाता है। तो नॉर्मल एक राउंडर जो जाना जाता है वो साखी अभिक्रम के लिए जाना जाता है। अभी आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 20 में बताया था ना जी कि साखी अभिक्रम जो है वो क्राउंडर के लिए जाना जाता है, मतलब क्राउंडर जो मनोवैज्ञानिक है उसके लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और क्राउंडर महोदय ने ना 1954 में, कब? तो 1954 में क्या किया था? साखीय अभिक्रम का क्या दिया था? अनुदेशन दिया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। आंतरिक प्रोग्राम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए स्कीनर, ऑप्शन बी क्राउंडर, ऑप्शन सी ब्लूम या ऑप्शन डी अंसबर्ग। क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी क्राउंडर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आंतरिक प्रोग्रामिंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आंतरिक प्रोग्रामिंग जो है ना वो क्राउंडर ने प्रतिपादित किया। तो इसे भी आप लोगों को शॉर्ट में नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को नोट करना है ताकि आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से तैयारी हो पाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को और अंतिम प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं आज की क्लास का। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। साखी अभिक्रम का प्रत्यय किसने दिया? ये भी रिपीटेड प्रश्न है जी आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए बीएफ स्किनर, ऑप्शन ए नॉर्मल ए क्राउंडर, ऑप्शन सी डेविड ग्राम या ऑप्शन डी ब्रूनर। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल ए क्राउंडर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? साखी अभिक्रम का प्रत्यय किसने दिया? तो साखी अभिक्रम का जो प्रत्यय दिया था वो नॉर्मल ए क्राउंडर दिए दिया था। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो इसीलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।